आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के पतन के कारण। हमने पीछे पढ़ा है कि 16वीं से जो 18वीं शताब्दी में जो वाणिज्यवाद की विचारधारा चली थी, अब उसका पतन हुआ कैसे। जब 19वीं सदी में हम पहुंचे तो उसका पतन होना शुरू किया, क्योंकि अनेक विचारक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने वाणिज्यवाद की काफी आलोचना की, जिसमें एडम स्मिथ जो उनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने उनकी आलोचना की थी। अब वाणिज्यवाद के पतन के क्या कारण रहे, तो उसका पहला कारण और रहा कागजी मुद्रा का चलन, क्योंकि कागज आ गए, कागज के नोट बने। अब जो पूरा वाणिज्यवाद था, यानी वाणिज्यवादियों की जो विचारधारा थी वो क्या थी, सोने चांदी को इकट्ठा करना। उन्होंने सोने चांदी को काफी महत्व दिया, लेकिन कालांतर में जब अनेक जो विचारक थे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो राष्ट्र की शक्ति है, जो राष्ट्र का वास्तविक धन है, वो क्या है, वो सोना चांदी नहीं है। वो सोना चांदी नहीं, बल्कि क्या है, राष्ट्र का वास्तविक धन है उसकी उत्पादन क्षमता। कि राष्ट्र का वास्तविक धन क्या है, उस देश या राष्ट्र की उत्पादन क्षमता, सोना चांदी नहीं। और कागजी और अनेक जो राज्य थे उन्होंने क्या हुआ, कागजी मुद्रा का चलन कर दिया। भाई नोट छप गए, अब नोट छप गए तो सोने चांदी का महत्व अपने आप घट गया। तो ये भी इसके पतन का मुख्य कारण रहा। दूसरा है उपनिवेश का अत्यधिक शोषण। वाणिज्यवादियों का नारा था कि उपनिवेश स्थापित करो और उसका अत्यधिक दोहन करो, यानी अपने देश के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करो। लेकिन उसका अत्यधिक दोहन हुआ तो उससे क्या हुआ, अब उपनिवेश का अत्यधिक दोहन हुआ तो उसमें क्या हुआ, उत्पादन क्षमता थी वो कम हो गई। अब वो कम हो गई तो उसको क्या हुआ, अक्षति पहुंची कि भारी जान माल की हानि होने लगी, यानी व्यापार से उसको कुछ लाभ नहीं होता था। उसकी जनता है वो भूखी मरने लगी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई, कुपोषण के शिकार होने लगे लोग। तो अब क्या हुआ, अत्यधिक शोषण से उपनिवेश को तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उपनिवेश थे वो फल फूल रहे। अब उपनिवेश को अक्षति पहुंचने लगी तो उससे क्या हुआ, लोगों में विरोध हो गया, लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। तो वो क्या करने लगे, उपनिवेश जो उन पर शासक थे उनका विरोध करने लगे। और 1776 में अमेरिका की जो 13 बस्तियों पर उन्होंने उपनिवेश बनाए थे या उन पर अधिकार था, उन्होंने 1776 में बगावत करके उसे आजाद कर दिया। और बगावत करने से क्या हुए, वो उपनिवेश थे वो आजाद हो गए। अब वो आजाद हो गए तो क्या हुआ, वाणिज्यवाद का पतन होना शुरू हो गया। अब उसका तीसरा था वाणिज्यवादी श्रम सिद्धांत। अब वाणिज्यवादी श्रम सिद्धांत क्या था, अब 17वीं से 18वीं शताब्दी में यह विचारधारा प्रचलित हो गई कि विदेश के हित में, विदेश हित के लिए जो कारीगर हैं उन्हें देश हित के लिए कम से कम मजदूरी पर काम करना होगा, या कम से कम मजदूरी पर अपने देश के लिए उन्हें कार्य करना होगा। इसे आधुनिक इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है, श्रम सिद्धांत की संज्ञा दी। जो आधुनिक विचारक थे उन्होंने इसको क्या संज्ञा दी, श्रम सिद्धांत की संज्ञा दी। अब उन कारीगरों को केवल इतना ही धन या पैसा वेतन मिलता था जिससे वो केवल अपना गुजारा कर सके। अब वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए, वो भूखे मरने की कगार पर आ गए, उनका जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से होने लगा। इसलिए वो भी एक मेन रीजन था वाणिज्यवाद के पतन। 4 पर है व्यापारिक नियमों की अधिकता। व्यापारिक नियम कि अनेक देशों ने
व्यापार संबंधी या व्यापार प्रतिबंध संबंधी ऐसे बहुत से नियम बना दिए जिससे व्यापार करना काफी मुश्किल हो गया और लोग अपने स्वार्थ के लिए उन नियमों को बार बार तोड़ने लगे। अब नियम टूटने लगे क्योंकि प्रतिबंध संबंधी इतने नियम लागू कर दिए कि उनको पालन करना काफी मुश्किल हो गया। इसमें देश में क्या हुआ, भ्रष्टाचार, तस्करी आदि जैसे कुकृत्य चालू हो गए और ऐसी स्थिति में वाणिज्यवाद का पतन होना स्वाभाविक ही था और वो इसका बहुत ही मेन रीजन रहा। पांचवा है स्वतंत्र व्यापारियों का हनन। अब जो व्यापारिक कार्रवाई थी उससे कुछ वर्गों को तो लाभ हो रहा था लेकिन कुछ वर्गों को उससे हानि हो रही थी। इस उदाहरण के तौर पर कई देशों ने सरकारी संस्थाएं यानी सरकारी व्यापारिक संस्थाएं बनाई और कई चीजों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि कई चीजों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे क्या हुआ कि वो जो निजी व्यापार करने वाले थे उन पर काफी हानि हुई या उनको काफी नुकसान हुआ। अब जो सरकारी संस्था में काम करने वाले थे उनको दो तरीके से मुनाफा होता था। पहला तो सरकारी संस्था से मुनाफा कमाते थे, दूसरा निजी व्यापार करके मुनाफा कमाते थे। लेकिन जो स्वतंत्र जो व्यापारी थे उन्हें किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा था। अब क्या हुआ, इसी प्रकार इंग्लैंड ने जो भेड़ पालने वाले थे जो व्यापारी थे उनको कच्ची ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही परिवर्तनों के कारण जो स्वतंत्र व्यापारी थे उनका हनन होना शुरू हो गया और वो समाप्त होने की कगार पर आ गया। छठा है कृषि का ह्रास, कि कृषि का पतन होने लगा क्योंकि सारा वाणिज्यवाद किस पर आधारित था, उद्योग और व्यापार पर। सभी ने उसी को महत्व दिया, सभी ने कृषि और व्यापार की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और व्यापार और वाणिज्य की तरफ अग्रसर होते चले गए। इसके कारण क्या हुआ, कृषि और कृषक दोनों की स्थिति खराब हो गई। अब जो कृषक थे वो बेरोजगार और बेगारी का जीवन जीने लगे, उनका जीवन निर्वाह काफी मुश्किल हो गया। उसके बाद कई विचारकों ने कृषि में सुधार किया और कृषकों की स्थिति में काफी सुधार किया। सातवां आता है सरकार का दिवालिया। अब सरकार का दिवालियापन कैसे, कि सरकार ने व्यापारिक संस्था बना ली, व्यापारिक नियम बना दिए, लेकिन उन व्यापारिक नियमों को चलाने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए क्या हुआ, धन की जरूरत पड़ती। अब उन नियमों को लागू करने के लिए, उनको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, धन। अब धन को खर्च करना पड़ता था उन्हें। अब बहुत से उद्योग ऐसे उभरे कि बहुत से उद्योग ऐसे हुए जिन्हें सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा और उसे विकसित करने के लिए भाई जैसे सीमा शुल्क और अन्य प्रलोभन देके उन्हें विकसित करने के लिए काफी छूट दी गई, जिससे उनको क्या हुआ, धन की कमी हुई क्योंकि करों में उन्होंने छूट कर दी। और उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए क्या हुआ कि उन्हें धन देना पड़ता था, उन्हें अधिक धनराशि लगानी पड़ती थी, जिससे कि देश जो व्यापार है उसकी पब्लिसिटी की जाए, कि उसको बताया जाए कि वो कैसे किया जाए, उसे कैसे धन है। अब इससे क्या हुआ, सरकार को दिवालियापन की भी स्थिति आ गई। एक तरफ तो वो धन कमा रही थी और दूसरी तरफ उसको नुकसान भी हो रहा था, काफी नुकसान भी हो रहा था। इससे सरकार है वो दिवालियापन की स्थिति में। आठवां है नए विचारों का आगमन, कि 18वीं शताब्दी के अंत तक अनेक नए विचारक पैदा हुए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी और उन्होंने क्या किया, वाणिज्यवाद की आलोचना की, जिसमें एडम स्मिथ प्रमुख है। उन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवाद की काफी आलोचना की। उन्होंने राज्य की अपेक्षा व्यक्तिगत व्यापार पर काफी बल दिया। उन्होंने राज्य की अपेक्षा व्यक्तिगत व्यापार पर बल दिया और उसी के साथ साथ अनेक फ्रांस के प्रकृतिवादी जो विचार अर्थशास्त्री व दार्शनिक पैदा हुए, जिन्होंने वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की और यही वाणिज्यवाद का एक प्रमुख पतन का कारण बना। अब 9वां है स्वार्थी राष्ट्रीयता, कि भाई हर कोई राष्ट्र
अपने हित के लिए वाणिज्यवाद के नियम बनाता था, जिससे एक राष्ट्र को उन नियमों से लाभ होता था तो उसके विपरीत दूसरे राष्ट्र को उससे हानि पहुंचती थी। हर कोई राष्ट्र सिर्फ अपने देश की हित के लिए लड़ रहा था और अपने देश के हित के लिए वह आर्थिक नियम बनाता था, या व्यापार के जो नियम बनाते थे वो अपने देश के लिए बनाते थे। इस बीच उन्हें काफी युद्ध भी करने पड़ते थे, उन्होंने अनेक एक दूसरे के साथ युद्ध भी करने पड़ते। अब स्वार्थी राष्ट्रीयता होने के कारण वे दूसरे को हानि भी पहुंचाते थे और खुद को लाभ भी पहुंचाते थे। इसके लिए पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस आदि में अनेक युद्ध भी हुए और अनेक संघर्ष के कारण पॉइंट है इसका पतन का कि राजा की सामंतवाद था वो कमजोर हो गया और राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब राजा की शक्ति जो बढ़ती गई उसके कारण राजा निरंकुश हो गया और राजा ने भ्रष्टाचार और अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, जनता में विरोध फैल गया। ये भी मुख्य कारण रहा वाणिज्यवाद के पतन का। अब वाणिज्यवाद के पतन के हमने 10 कारण पढ़े। कागजी मुद्रा का चलन, उपनिवेशों का अत्यधिक शोषण, वाणिज्यवाद श्रम सिद्धांत, चौथा व्यापारिक नियमों की अधिकता, पांचवा स्वतंत्र व्यापारिक हनन और कृषि का ह्रास, सातवां है सरकार का दिवालियापन, आठवां है नए विचारकों का उदय या आगमन, नौवां है स्वार्थी राष्ट्रीयता और 10वां है राजा की शक्ति। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।